ओके, रिकॉर्डिंग चलाना भूल गया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको फिर से। आपका जो आइडियल कंप्रेशन होगा वो 1 से लेकर के 2 तक होगा। आपका जो रियल कंप्रेशन होगा वो 1 से लेकर 2 प्राइम तक होगा, क्योंकि आपको ये दे रखा है कि कंप्रेसर की जो एफिशिएंसी है वो 88% है। आपका 2 से लेकर के 3 तक हीट इनपुट होगा और 3 से लेकर के 4 तक आइडियल एक्सपेंशन होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। बट क्योंकि आपको दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी जो है वो 90% है, इसलिए सोल्यूशन निकालते समय ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारी जो टरबाइन है वो आइडियल नहीं है। इसलिए हमारा जो टरबाइन का ग्राफ आएगा वो 4 प्राइम तक आएगा और 4 प्राइम से लेकर के 1 तक आपका रियल हीट रिजेक्शन होगा और 4 से 1 तक आपका आइडियल हीट रिजेक्शन होगा। तो ये आपका ग्राफ होगा, टीएस ग्राफ होगा आपके इस न्यूमेरिकल के लिए। ये टीएस ग्राफ होगा आपके इस न्यूमेरिकल के लिए। आपको पता है कि हमने जब कंप्रेसर की एफिशिएंसी ये मान ली है कि 88%, अभी 88% क्यों है कंप्रेसर की एफिशिएंसी? कंप्रेसर की एफिशिएंसी 88% इसलिए है क्योंकि there are some losses due to friction, there are some losses due to viscosity of the air। इसी तरीके से टरबाइन में भी आपके फ्रिक्शन होगा, कुछ और लॉसेस होंगे, आपके वाइंडिंग लॉसेस होते हैं, तो इस वजह से इसकी एफिशिएंसी ये है। तो एक्चुअल सिनेरियो में, एक्चुअल साइकिल में कभी भी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन नहीं होता। रियल एक्सपेंशन जो है वो आइसेंट्रोपिक से डिविएट होता है ड्यू टू irreversibility. This is irreversibility, and real cycle will be 1, 2 prime, 3, 4 prime and 1. Ideal cycle will be 1, 2, 3, 4 and 1. ठीक है, तो ये हमारी साइकिल हो गई। अब हमारे क्वेश्चन में हमको दिया क्या हुआ है ये हमें सबसे पहले देखना है। तो गिवन क्या है, हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? यस सर। P1 is 1 bar. This is P1. P1 is 1 bar, ये दे रखा है। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं आइडियल सिनेरियो में जाऊं तो P1 is equal to P4 है, क्योंकि ये आइसो बार है। दिस इज एन आइसो बार। एंड सेम वे P2 is equal to P3 is equal to P2 प्राइम is equal to P4 प्राइम, क्योंकि ये 4 प्राइम भी इसी आइसो बार पे ही आएगा। ठीक है, तो ये नीचे का एक प्रेशर, यानी बेसिकली हमारे पूरी साइकिल में 2 ही प्रेशर है। एक नीचे वाला प्रेशर है, नीचे वाला प्रेशर जो है हमको दे रखा है 1 बार। सो दिस P1 is equal to P4 is equal to P4 प्राइम, और P2 दे रखा है, द अपर प्रेशर P2 दे रखा है 6.2 which is equal to P3 is equal to P2 प्राइम। देन आपको क्या दे रखा है, फ्यूल एयर रेशियो। फ्यूल एयर रेशियो दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 0.017। आपको इनलेट टेम्परेचर दे रखा है T1, यानी 0.1 का टेम्परेचर दे रखा है T1। तो T1 इज गिवन एज 300 केल्विन। आपको एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर दे रखी है, आपको एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन दे रखी है, और आपको दे रखा है कैलोरीफिक वैल्यू और हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल विच इज गिवन एज 44186 किलो जूल्स पर केजी। ये सारी चीजें आपको दे रखी है। अब आपको सबसे पहले कंप्रेसर और कंप्रेसर वर्क निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि प्रेशर रेशियो क्या होता है? प्रेशर रेशियो आरपी होता है, और आरपी इज P2 अपॉन P1। ठीक है, P1, ये ठीक है। yes. और आपको प्रेशर रेशियो और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन भी पता है कि आरपी गामा -1 अपॉन गामा कैन बी रिटन एज T2 अपॉन T1। P2 upon T1। ठीक है, अगर आपको yes. प्रेशर दे रखा है, P2 भी दे रखा है और P1 भी दे रखा है, तो P2 और P1 दे रखा है, यानी आपको आरपी पता है, P2 दे रखा है 6.2 और P1 दे रखा है 1। तो होल गामा की वैल्यू देखिए, गामा की वैल्यू इस केस में अभी जब हम बात करेंगे तो मेरा यहां से लेकर के यहां तक एयर है। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। जब ये एयर जो है कंबस्शन चेंबर में चली गई, अब ये एयर जब कंबस्शन चेंबर में चली गई तो इसमें फ्यूल मिक्स हो गया। जब फ्यूल मिक्स हो गया तब इसकी बर्निंग हो जाएगी, और बर्निंग हो जाएगी तो जब एक्सपेंशन होगा
तो एयर का एक्सपेंशन नहीं होगा, मेरा एक्सपेंशन हमेशा कंबस्टिबल प्रोडक्ट का होगा। तो अभी एयर जो है कंप्रेसर में इनलेट की थी, ये कंप्रेसर में गई, कंप्रेसर में जाने के बाद क्या हुआ, इसमें फ्यूल ऐड हुआ, और हो सकता है मास ऑफ द फ्यूल कुछ हो, उस फ्यूल की बर्निंग होगी ड्यूरिंग हीट एडिशन, और जो एक्सपेंशन होगा उसमें एयर का एक्सपेंशन नहीं होता है, उसमें फ्यूल की बर्निंग हो गई, और जो एक्सपेंशन होगा उसमें एयर का एक्सपेंशन नहीं होता है, उसमें हमेशा कंबस्टिबल प्रोडक्ट का एक्सपेंशन होता है। तो कंप्रेसर में हमेशा, ये कंप्रेसर है, इसमें हमेशा एयर रहेगी, और आपके एक्सपेंशन में हमेशा कंबस्टिबल प्रोडक्ट आएगा, और ये दोनों में कन्वर्जन कब होगा, जब आप कंबस्शन चेंबर में होंगे, एयर में फ्यूल मिक्स होगा, आग लगेगी और कंबस्टिबल प्रोडक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है अगर आपको एयर फ्यूल रेशियो और कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ये बात मैंने क्यों बताई आपको, ये बात इसलिए बताई क्योंकि एयर के लिए गामा जो होता है वो 1.4 होता है, एयर के लिए गामा 1.4 होता है, वेयर एज गामा फॉर कंबस्टिबल प्रोडक्ट जो हमने बात की थी वो 1.33। एयर के लिए सीपी जो होती है, एयर के लिए सीपी होती है 1.005 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। कंबस्टिबल प्रोडक्ट के लिए जो सीपी होती है वो है, आपको दे रखी है 1.147 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। तो ये अंतर आ जाएगा इस न्यूमेरिकल में। तो यहां पे जो हम लेंगे वो गामा लेंगे, ठीक है, यहां पे हम लेंगे गामा लेंगे। इनफैक्ट जब कंबस्शन प्रोडक्ट हो जाता है तो इसको गामा नहीं कहेंगे, इसको हम पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोल देंगे। तो यहां हम एन लेंगे, जब कंबस्टिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पॉलीट्रोपिक इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गामा -1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 की वैल्यू अननोन है, T1 की वैल्यू आपको 300 दी हुई। गामा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1.44, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो T2 की वैल्यू आएगी, तो T2 की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो T2 वैल्यू कम आउट टू बी 505.26 केल्विन, ये T2 की वैल्यू आ गई। सर गामा की है बेटा, गामा की वैल्यू गामा की वैल्यू एयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी कंप्रेसर में एयर है, तो गामा की वैल्यू 1.4 रखोगे, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर वाला हिस्से को करोगे तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 अपॉन 1.4 आएगा। यहाँ पे 6.2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0.4 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 300 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है मोहित, ठीक है। ओके, नाउ दैट वी हैव कंप्रेसर की एफिशिएंसी दी हुई है, कंप्रेसर की एफिशिएंसी क्या दी हुई है 0.88। तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी क्या होती है, कंप्रेसर की एफिशिएंसी होती है आइडियल अपॉन रियल, विच इज T2 माइनस T1 अपॉन T2 प्राइम माइनस T1। T2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, T1 की वैल्यू हमको 300 दे रखी है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 505.26 माइनस 300 अपॉन T2 प्राइम माइनस 300 इज इक्वल टू 0.88। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास T2 प्राइम की वैल्यू आएगी, और T2 प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 5333.25। नाउ दिस इज T2 प्राइम। T2 प्राइम का मतलब क्या हो गया, आपको इस पॉइंट का टेम्परेचर मिल गया, इस पॉइंट का टेम्परेचर मिल गया। एक बार आपको T2 प्राइम मिल गया, यानी एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर मिल गया है, ठीक है, तो आपको कंप्रेसर का वर्क डन निकालने में दिक्कत नहीं होगी। कंप्रेसर का वर्क डन क्या हो जाएगा, कंप्रेसर का वर्क डन हो जाएगा MCP, नहीं, MCP क्या हो जाएगा वर्क डन,
T2 प्राइम माइनस T1। m की वैल्यू हम क्योंकि नहीं दी हुई है 1 ले सकते हैं, पर यूनिट पर केजी ऑफ मास ले लेंगे, और Cp की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे Cp ऑफ एयर विच इज 1.005। ठीक है, 1.005। तो हमारे पास आ जाएगा 1.005 इंटू T2 प्राइम की वैल्यू हमें पता है 533 आ गए भाई 533.25 माइनस T1 की वैल्यू 300 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय द कंप्रेसर आ जाएगा, एक्चुअल वर्क डन बाय द कंप्रेसर आ जाएगा, और एक्चुअल वर्क डन बाय द कंप्रेसर विल कम आउट टू बी 234.42 किलो जूल्स पर केजी। ये मेरा आंसर 1 है क्योंकि हमें कंप्रेसर वर्क डन निकालने को बोला गया। ठीक है, अब आपको चाहिए वर्क डन बाय द टरबाइन, वर्क डन बाय द टरबाइन, और वर्क डन बाय द टरबाइन में हमको चाहिए होगा T3 माइनस T4 प्राइम, मगर हमारे पास T3 की वैल्यू नहीं है। T3 की वैल्यू नहीं है तो हमें T3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो T3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक प्रोसेस 2 to 3। now 2 to 3 process is nothing but heat addition process. 2 to 3 is heat addition process, that is isobaric heat addition. now heat addition कितना हुआ, heat addition हुआ mass of the fuel, जितना भी mass of the fuel रहा होगा into its calorific value, और ये हीट ऐड जो होगी वो एनर्जी बैलेंस अगर हम करेंगे तो ये हीट ऐड होकर के कहां जाएगी, ये हीट ऐड होकर के हमारे टरबाइन में जाएगी। ठीक है, तो और हीट ऐड जो होगी इसका अगर हम एनर्जी बैलेंस करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये जो फ्यूल बर्न होगा, ये फ्यूल बर्न होने के बाद जो कंबस्टिबल प्रोडक्ट बनेगा ये हीट ऐड होकर के कंबस्टिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और कंबस्टिबल प्रोडक्ट क्या होता है, कंबस्टिबल प्रोडक्ट हो जाएगा मास ऑफ द एयर प्लस मास ऑफ द फ्यूल, क्योंकि जब हम बर्न करेंगे तो एयर और फ्यूल बर्न होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा, और उसका जो टोटल मास होगा वो मास ऑफ द एयर प्लस मास ऑफ द फ्यूल हो जाएगा, और इनटू Cp ऑफ द कंबस्टिबल प्रोडक्ट इनटू T3, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जो मेरे कंबस्टिबल प्रोडक्ट का बनेगा वो T3 होगा, माइनस। अब माइनस क्यों कर रहे हैं हम, ये हम एक्चुअली हीट एडिशन कर रहे हैं, जो हमारा फ्यूल बर्न हुआ और हमारे हीट बैलेंस कर रहे हैं, हमारा जो फ्यूल बर्न हुआ और हमारा जो कंबस्टिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, माइनस होगा Ma इंटू Cp एयर इंटू T2 प्राइम। देखिए अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको समझिएगा। मेरा जो फ्यूल बर्न हुआ इससे हीट प्रोड्यूस होगी, ये हीट कहाँ जाएगी, ये हीट मेरे कंबस्टिबल प्रोडक्ट में जाएगी। मेरा कंबस्टिबल प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, मेरा कंबस्टिबल प्रोडक्ट जो है वो मेरा मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल है, और इसमें जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कंबस्टिबल प्रोडक्ट इनटू टेम्परेचर और एट हाईएस्ट टेम्परेचर T3। मगर ये जो हीट मेरे कंबस्टिबल प्रोडक्ट में गई है ये सिंपल यही हीट नहीं है, जब मेरा कंप्रेशन हो रहा था मेरे कंप्रेसर में तो उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था 2 प्राइम तक, उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था 2 प्राइम तक। तो एक्चुअल मेरी जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो टोटल हीट में से मेरे जो कंप्रेसर में हीट प्रोड्यूस हुई है, ये मेरा कंप्रेसर में हीट प्रोड्यूस हुई है उसको माइनस करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मोहित समझ में आई? सर रिपीट करना दोबारा। समझते हैं, देखो जब हम पॉइंट प्रोसेस 2-3 में आएंगे
जब हम प्रोसेस 2-3 में आएंगे तो क्या होगा, मेरा हीट जो है, मेरा जो फ्यूल है वो बर्न करेगा। ठीक है, फ्यूल बर्न करेगा Yes, तो sir. मास ऑफ द फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू अगर ले लूंगा तो ये फ्यूल बर्न करके कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये एनर्जी कहाँ जाएगी, ये एनर्जी जाएगी मेरे कंबस्टिबल प्रोडक्ट में। अभी कंबस्टिबल प्रोडक्ट क्या होता है, जब मेरा एयर, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल जो है बर्न होकर के एक यूनिट बन जाता है, धुआं बन जाता है जिसे बोलते हैं। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी टोटल मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कंबस्टिबल प्रोडक्ट इनटू T3। T3 क्या है, T3 है मेरा जो मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन हो पाया है, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन हो पाया है मेरे कंबशन के बाद। तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे मेरी एनर्जी जो होगी वो इतनी होगी जो मेरे कंबस्टिबल प्रोडक्ट की होगी। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई हमारा एक्चुअल जो एयर था वो इस टेम्परेचर पे था, T1 पे था। अभी हम T3 पे पहुंच गए हैं, T3 पे पहुंच गए हैं। तो इसमें दो कंपोनेंट है, कुछ टेम्परेचर इंक्रीज किया मेरे कंप्रेसर ने और कुछ हीट एडिशन हुआ मेरे फ्यूल बर्निंग की वजह से। कुछ टेम्परेचर 1 से लेकर के 2 तक जो है, T2 तक इंक्रीज किया मेरे कंप्रेसर ने, और उसके बाद मेरी कुछ हीट इंक्रीज हुई फ्यूल बर्निंग की वजह से। Yes, sir. ठीक है, तो जो मेरी फ्यूल बर्न हुई है, एक्चुअली मेरा हीट एडिशन तो मेरे कंबस्टिबल प्रोडक्ट में मेरे फ्यूल बर्निंग की वजह से जाना चाहिए। तो मैं इसमें से टोटल टेम्परेचर में से मैं वो टेम्परेचर माइनस कर दूंगा, वो एनर्जी माइनस कर दूंगा जो मेरे कंप्रेसर में इंक्रीज हुई। ठीक है, और कंप्रेसर Yes, में sir. क्या था, मास ऑफ द एयर था इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर इनटू T2 प्राइम तक मेरा इतनी एनर्जी जो है वो मेरे कंप्रेसर ने दी थी। तो टोटल एनर्जी जो मेरे कंबस्टिबल प्रोडक्ट की है उसमें से मैं कंप्रेसर से द्वारा दी गई एनर्जी को अगर माइनस कर दूंगा तो जो एनर्जी बचेगी वो मेरे फ्यूल द्वारा दी जाएगी। दिस इज हीट मास बैलेंस शीट। आई बात समझ में? आई? Yes, sir. ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया है। सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, मास ऑफ द फ्यूल आपको अभी तक नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे राइट हैंड साइड से मास ऑफ द फ्यूल को कॉमन निकाल लेंगे। तो mf इंटू कैलोरीफिक वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी, कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है 44186 इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्यूल। अगर मैं कॉमन निकालूंगा, एम ए यहां से कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस एम एफ अपॉन एम ए इंटू सीपी ऑफ कंबस्टिबल प्रोडक्ट कितना दे रखा है, सीपी ऑफ कंबस्टिबल प्रोडक्ट दे रखा है 1.147। 147. T3 की वैल्यू दे रखी है, T3 की वैल्यू कितनी, T3 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, वो दे नहीं रखी है, माइनस मास ऑफ द एयर। मास ऑफ द एयर जो है हम कॉमन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ द एयर यहां से पूरा Yes, sir. कॉमन निकल आएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द एयर 1 हो जाएगा क्योंकि वो कॉमन निकल आया है। सीपी ऑफ एयर इज 1.005 और T2 प्राइम की वैल्यू जो दे रखी है वो है 533.25। तो आपको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। मास ऑफ द एयर को अगर आप यहां ले आओगे, यहां से हटा करके मास ऑफ द एयर को यहां आ जाओगे तो एम एफ अपॉन एम ए दे रहा आ जाएगा। मास ऑफ द एयर को यहां से हटा करके नीचे ले आया मैं। ठीक है, Yes, sir. तो जो मैंने कॉमन निकाला था वो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के आया। अब ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू क्या दे रखी है, आपको हो सकता है मास ऑफ द फ्यूल की वैल्यू नहीं दे रखी है, मास ऑफ द एयर की वैल्यू नहीं दे रखी है, मगर आपको मास ऑफ द फ्यूल अपॉन मास ऑफ द एयर के रेशियो की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.017। ठीक है, ये हमने शुरू में ही बात की थी कि हमें एयर फ्यूल रेशियो की वैल्यू दे रखी है। दिस एयर फ्यूल रेशियो इज नथिंग बट मास ऑफ द फ्यूल अपॉन मास ऑफ द एयर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. जब आप इस वैल्यू को जहां जहां एम एफ अपॉन एम ए आया है इसको यहां पुट करेंगे, इसको यहां पुट करेंगे, तो आप पाएंगे कि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ T3 अननोन है। ठीक है, Yes, sir. जब T3 कैलकुलेट करेंगे तो T3 की वैल्यू निकल करके आएगी आपके पास 11
03.37 केल्विन। अब आपके पास T3 आ गया है। अब आप आराम से वर्क डन बाय द टरबाइन निकाल सकते हैं। ना वर्क डन बाय द टरबाइन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द टरबाइन निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपको वर्क डन बाय द टरबाइन निकालने के लिए आपको चाहिए, वर्क डन बाय द टरबाइन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द टरबाइन हो जाएगा आपका m को आपने 1 ले लिया है, Cp। अब यहाँ Cp कौन सा यूज करेंगे? अब मेरा टरबाइन में एयर नहीं है, अब मेरी टरबाइन में कंबस्टेबल प्रोडक्ट है, तो Cp यहाँ पे कंबस्टेबल प्रोडक्ट वाला रखेंगे इनटू T3 माइनस T4 प्राइम। एक्चुअल T3 माइनस T4 प्राइम यूज करेंगे, यानी मुझे टरबाइन वर्क डन निकालने के लिए T4 प्राइम की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस कैलकुलेट T4 प्राइम फर्स्ट। ना T4 प्राइम के लिए क्या हो जाएगा? T4 प्राइम के लिए वही इक्वेशन हम यूज करेंगे, T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू P4 अपॉन P3 होल गामा माइनस 1 अपॉन गामा। मगर अब यहाँ पे गामा ना रह करके n हो जाएगा, क्योंकि अब हम टरबाइन में आ गए हैं और टरबाइन में कंबस्टेबल प्रोडक्ट है, तो कंबस्टेबल प्रोडक्ट के लिए हम गामा ना लेकर के पॉलीट्रोपिक इंडेक्स लेंगे, दैट इज 1.3। ये चेंज आ जाता है, ठीक है। आप परेशान मत होइए, अगर थोड़ा टफ भी लग रहा है तो ये सॉल्व एग्जांपल है ओंकार का, और सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा अगर डाउट हो, ठीक है। तो अब आपके पास P4 आपको पता है, P4 इज इक्वल टू P1 एंड P3 इज इक्वल टू P2। तो आप वैल्यू रख देंगे, तो T4 की वैल्यू जो है वो T3 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, विच इज 1103.37। ये जो हमने अभी T3 की वैल्यू कैलकुलेट की है, यहाँ पे T3 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, ये इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.2 होल n माइनस 1 हो जाएगा, तो 1.33 माइनस 1 अपॉन 1.33 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास T4 की वैल्यू आएगी, और T4 की वैल्यू आएगी 701.64 केल्विन। एक बार आपके पास T4 की वैल्यू आ गई तो आपको पता है कि एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन आपको दे रखी है 0.90, 90% आपको एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन दे रखी है। एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन आपको 90% दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 0.90 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन में क्या होता है, रियल अपॉन आइडियल होता है। पंप में आइडियल अपॉन रियल होता है, और एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन में रियल अपॉन आइडियल होता है। रियल क्या हो जाएगा, T3 माइनस T4 प्राइम अपॉन T3 माइनस T4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.9। T3 की वैल्यू आपके पास है 1103.37। T4 प्राइम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, डिवाइडेड बाय 1103.37 माइनस T4 की वैल्यू आपने यहां निकाल ली 701.64। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे प्रोसेस को, तो T4 प्राइम निकल करके आ जाएगा, और T4 प्राइम जो निकल के आएगा वो आएगा 741.81 केल्विन। अब आपके पास T4 प्राइम भी है। जब आपके पास T4 प्राइम आ जाएगा तो आप वर्क डन बाय द टरबाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन बाय द टरबाइन क्या था, Cp T3 माइनस T4 प्राइम। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू Cp। Cp किसका है, कंबस्टेबल प्रोडक्ट का आएगा, और कंबस्टेबल प्रोडक्ट का Cp यहाँ पे कितना हो जाएगा, कंबस्टेबल प्रोडक्ट का यहाँ पे Cp हो जाएगा 1.147। यही दे रखा है ना Cp ऑफ कंबस्टेबल प्रोडक्ट जी, इंटू T3 क्या दे रखा है, T3 दे रखा है 1103.37। हाँ, माइनस T4 प्राइम जो हमने अभी कैलकुलेट किया, माइनस T4 प्राइम। T4 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 741.81।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वर्क डन बाय द टरबाइन मिलेगा और वर्क डन बाय द टरबाइन की वैल्यू आएगी आपके पास 414.71 किलो जूल्स पर केजी। ये आंसर 2 होगा आपका। यानी अभी आपको क्या क्या निकालना था? आपको आपके क्वेश्चन में निकालना था वर्क डन बाय द टरबाइन, वर्क डन बाय द टरबाइन, वर्क डन बाय द कंप्रेसर। लास्ट चीज जो आपको निकालनी है वो है आपके पास थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी, तो थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है? थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए बहुत आसान है। वर्क नेट अपॉन हाँ, हीट इनपुट। थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? वर्क डन नेट अपॉन क्यू इन। अब इसमें क्यू इन भी तो पता चल करना पड़ेगा, तभी वर्क डन नेट निकाल पाएंगे। वर्क डन नेट तो आपको पता है, वर्क डन बाय द टरबाइन माइनस वर्क डन बाय द कंप्रेसर लिख देंगे। व्हाट इज क्यू इन? हीट सप्लाई कितनी हुई है? तो हीट सप्लाई के लिए आपको लिखना पड़ेगा, हीट सप्लाई कितनी हुई है? हीट सप्लाई हुई है आपकी एयर फ्यूल रेशियो इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, यानी टोटल एयर फ्यूल। अभी अगर मान लेते हैं मेरा 1 केजी जो है एयर है, तो टोटल फ्यूल कितना हो जाएगा? टोटल फ्यूल हो जाएगा, अगर मैं पूरा पर केजी ऑफ एयर के लिए निकाल रहा हूं ना, तो टोटल फ्यूल हो जाएगा एयर फ्यूल रेशियो क्या है? एयर फ्यूल रेशियो है mf अपॉन ma। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे एयर का अमाउंट जो है वो 1 केजी है, तो फ्यूल का अमाउंट कितना हो जाएगा? फ्यूल का अमाउंट हो जाएगा 0.017। तो हीट इनपुट क्या हो जाएगी? हीट इनपुट हो जाएगी मास ऑफ द फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। मास ऑफ द फ्यूल जो होगा, अगर मैं 1 केजी एयर का मास मान रहा हूं, तो फ्यूल का मास हो जाएगा 0.017। तो 0.017 इंटू कैलोरीफिक वैल्यू क्या दे रखी है? कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है 44186। तो हीट इनपुट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 751.162 केजी ऑफ फ्यूल पर केजी ऑफ एयर, क्योंकि हमने एयर का मास यहां 1 मान लिया, क्योंकि हम पीछे भी एयर का मास 1 मानते हुए चले आ रहे हैं। तो हीट इनपुट भी आपको मिल गई है, इतनी हीट इनपुट है। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन बाय द टरबाइन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द टरबाइन हमने निकाला था 414.71 माइनस वर्क डन बाय द कंप्रेसर हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था 234.40 डिवाइडेड बाय हीट इनपुट हमने क्या निकाला? डिवाइडेड बाय हीट इनपुट आया 751.162, यानी वर्क नेट क्या? नेट वर्क कितना जाएगा? 180.29 डिवाइडेड बाय 751.162। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी 20.2400 और 24%। ये आपका आंसर आएगा। तो आपने थर्ड पार्ट भी, एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर ली। अब अगर आपको थोड़ा भी ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, अगर आपको थोड़ा भी ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो सॉल्व एग्जांपल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए एंड देन अगेन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। आई हैव पुट दिस क्वेश्चन इन माय टुडेज असाइनमेंट आल्सो। तो आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैं इसका सोल्यूशन भी आपको, जो हार्ड कॉपी सोल्यूशन है, ये भी मैं आपको अभी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। कोई सवाल हो तो पूछिए। थोड़ा टफ है क्या ये क्वेश्चन? सर थोड़ा टफ है, अलग है थोड़ा। अलग है, इसीलिए तो करवा रहे हैं, सब अलग अलग ही तो करवाने हैं, एक जैसे तो नहीं करवा देने हैं ना। इसको ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मोर और लेस वी हैव कंप्लीटेड अवर सिलेबस। इसके बाद जेट प्रोपल्शन पूरा थ्योरी है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? तो इसके बाद हम रीजनरेटिव साइकिल ना करके, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा आता नहीं है, हम सीधे सीधे जो है वो जेट प्रोपल्शन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्लास हम जेट प्रोपल्शन पे लेंगे, ठीक है? एंड वी विल क्लोज दिस सिलेबस सो दैट यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है?
जो फिर डाउट होगा उसका हम सेशन लेते Okay. रहेंगे, ठीक है। Okay. मैं ये पूरा जो आपका सेशन है ये मैं आपको यूट्यूब पे भी दे दूंगा और आपको आपके गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। Okay. मगर आप अपने सारे मित्रों से ये जरूर बोल दो